नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज फिर से बिहार के लिए बड़ा दिन, और जिस बात को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी, राज्यपाल लटका सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार में पहले जातिगत गणना कराई और इसके बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया। 65% आरक्षण ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए कर दिया गया। 10% ईडब्ल्यूएस, मतलब बिहार में आरक्षण 75%। और जब यह संचिका भेजी गई राज्यपाल के यहां, तो कई लोग कयास लगा रहे थे कि वहां यह संचिका लंबे अरसे तक अटक सकती है, लेकिन आज राज्यपाल ने मंजूरी और बिहार में आरक्षण अब 75%। तो देखिए, सियासत चल रही थी। नीतीश कुमार कह रहे थे हम इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे थे हम इस बिल के समर्थन में हैं। तो अब जब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, बिहार में 75% आरक्षण का प्रावधान हो गया है, तो इसका नफा नुकसान हम समझना चाहते हैं कि बाजी किसके हाथ लगी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ में, या फिर राज्यपाल ने जो मंजूरी दी वह बाजी पलटकर बीजेपी के हाथों में चली गई। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उस बिल में लिखा हुआ है, उस बिल की कॉपी देखने आपने भी देखा होगा, उसमें लिखा है कि ये तत्काल जी प्रभाव से लागू हो गया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते जी ही ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। और अभी 2-3 दिन पहले, पिछले हफ्ते, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार उद्यमी कार्यक्रम में थे, तो वहां उन्होंने कहा कि हमको आज राज्यपाल महोदय दस्तखत करके दे दे तो हम आज लागू कर दें। तो अब राज्यपाल ने दस्तखत जी भी कर दिया और वो बिल लागू भी हो गया बिहार में। बिहार ये पहला राज्य है 75% आरक्षण लागू करने वाला। तो अब ये लागू भी जी हो गया। इसका फायदा, पहला फायदा तो निश्चित रूप से वहां के जो लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़े हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, उनको मिलेगा। और इस लिहाज से ये जी वेलकम स्टेप है। और आपने उस बिल में पढ़ा होगा, उस बिल में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुरूप है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है कि समाज का जो तबका विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, उसको आरक्षण देना है। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। एफर्मेटिव एक्शन का उसमें है कि जी सकारात्मक पहल करने का अधिकार राज्यों को संविधान देता है। तो एक सकारात्मक पहल हुई है। जी और निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है कई बार। जो जाति और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े आए हैं बिहार के, वो बहुत दुख देने वाले हैं, बहुत कष्ट देने वाले हैं। वैसे वैसे खराब जी स्थिति देश के बहुत कम राज्यों में होगी। तो उन तबकों को हम्म जो बेहद गरीब हैं, बिहार में आप देखिए 34% के करीब आबादी तो ऐसी है जो 6,000 रुपए महीने पर अपना जीवन यापन कर रही है। जो परिवार है ऐसे, जी उनको लाभ होगा, बड़ा लाभ। और हम्म पहला लाभ उनको होगा, उनको नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इससे समाज में एक सुधार होगा। जो सबसे पिछड़े वंचित तबके हैं, जो हाशिए पर के लोग हैं, उससे एक सामाजिक सुधार होगा। ये बड़ा एफर्मेटिव एक्शन है और अच्छा एक वेलकम स्टेप है बिहार जैसे स्टेट के लिए। अब रही बात कि जी इसका श्रेय किसको मिलेगा और लाभ किसको मिलेगा। तो श्रेय लेने की हम्म जहां तक बात है, वो दोनों पक्ष श्रेय लेंगे। नीतीश कुमार और जी तेजस्वी यादव को पहला श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, तब उन्होंने इसकी पहल की थी। तब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए हम्म थे और वहां जाकर के उन्होंने जाति गणना कराने की मांग की थी प्रधानमंत्री से। ये अगस्त 2021 में, मतलब बीजेपी से जी अलग होने के 1 साल पहले की बात है ये। और भारत सरकार की तरफ हम्म से उनको कोई जवाब इस पर नहीं दिया गया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था। इसका मतलब कि उस समय तक भाजपा इस पर अपना स्टैंड नहीं तय कर पाई थी। जबकि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव का स्टैंड क्लियर था कि पहले जाति गणना करानी है, ताकि जनसंख्या के वास्तविक संख्या का पता चले और बड़ी आबादी की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चले। तो उस समय बीजेपी, हालांकि बीजेपी का भी प्रतिनिधिमंडल गया था साथ में इन दोनों के, लेकिन सरकार ने डिसीजन नहीं लिया था। तो श्रेय तो निश्चित रूप से, जी पहला श्रेय इसका जाएगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, जिनकी सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया, एक साहसी पहल की कि हम जाति गणना कराएंगे, जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। उसमें आंकड़े सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने वाले थे, इसके बावजूद ये साहस दिखाया कि हम उसको विधानसभा में पेश करेंगे। निश्चित रूप से जी आपने भी ये महसूस किया होगा, लोगों से बात हुई होगी, हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि वो जो आंकड़े आए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के, वो शर्मनाक थे बिहार के लिए। इसके बावजूद साहस दिखाया, रखा। बिल्कुल
और फिर उसको आधार बना जी करके जो जातियों की संख्या पता चली थी और उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, उसको आधार बना करके और सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। ये सारे बहुत साहसिक फैसले थे, सारे बहुत साहसिक फैसले थे। चाहे गणना कराने का हो, चाहे जी उसकी रिपोर्ट पेश करने का हो, चाहे आरक्षण बढ़ाने का हो। तो इसलिए इसमें जो हम लोगों के यहाँ कहावत है कि पहले मारे सो मीर, जो पहले मारेगा, जिसने पहल हम्म की है वो मीर है, उसको इसका श्रेय मिलेगा। तो श्रेय लेने की जहां तक बात होगी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, उसमें कांग्रेस भी बहुत शामिल है, लेकिन कांग्रेस भी उस तरह से श्रेय नहीं ले पा रही है जो इन दो नेताओं को है, क्योंकि इनकी लीगेसी है, इनकी एक हिस्ट्री है सोशल जस्टिस की और एफर्मेटिव एक्शंस का समर्थन करने की एक हिस्ट्री है इनकी। आखिर आखिर कमीशन जी की रिपोर्ट जब इन्हीं की सरकार केंद्र में बनी तभी लागू हुई। कांग्रेस ने उसके पहले तो लागू किया नहीं, जबकि उसके 16 साल 18 साल पहले वो रिपोर्ट आ गई थी, इसके बावजूद नहीं लागू। हम्म। तो श्रेय इन दोनों को जी मिलेगा। बीजेपी उस श्रेय में क्लेम करना चाहेगी, अपना एक हिस्सा लेना चाहेगी, और उसके दो तीन आधार होंगे। पहला तो ये कि जब ये लोग गए थे प्रधानमंत्री से मांग करने, तो संजय जायसवाल उस समय प्रदेश अध्यक्ष होते थे बीजेपी के, वो भी साथ में गए थे। तो कहेंगे कि हम साथ में, जी जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि हमारी सरकार जब थी, हम जब सरकार में थे जेडीयू के साथ, तब इसका फैसला हुआ। तो ये भी एक कारण है श्रेय लेने का। विधानसभा और विधान परिषद में जब बिल पास किया गया तो बीजेपी ने इस बिल का समर्थन किया, वो भी एक आधार है श्रेय लेने का। और राज्यपाल जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त हैं, पहले बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है, तो वहां भी बीजेपी श्रेय क्लेम कर सकती है, श्रेय लेने का दावा कर सकती है। दोनों पार्टियां दावा जी करेंगी, लेकिन पहला श्रेय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बनेगा, आरजेडी और जेडीयू का बनेगा। अब रही बात राजनीतिक लाभ, ठीक है जी तो श्रेय लेने के बाद राजनीतिक राजनीतिक लाभ लाभ लेने की कोशिश शुरू होगी। और निश्चित रूप से ये जी सामाजिक सुधार के लिए किया गया, ये भी जो ये कदम है सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, वंचितों के आर्थिक उद्धार के लिए जो ये कदम उठाया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की मंशा है। क्योंकि ये नीतीश जी कुमार को भी सत्ता में रहते हुए 18 साल हो गए। तो इस बीच जब इस मुकाम पर आकर के उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के, जब वो आखिरी मुकाम पर हैं, तब ये फैसला लिया गया। तो इसका मतलब कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करना है, कहीं ना कहीं जो लोकप्रिय विमर्श है राजनीति का, उसको एक नई दिशा देनी थी, उस मकसद से ये किया गया। और बहुत बारीक तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से ये काम किया गया है, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभार्थी भी, अगर हम लोग अभी बिहार की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक लाभार्थी भी जो इसमें प्राइम मूवर है, जो जिसने पहले मारा है, वो होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। इन दोनों के पीछे एक लीगेसी है, एक हिस्ट्री है सोशल जस्टिस की और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की, एफर्मेटिव एक्शंस की। तो उनको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी की स्थिति में सामाजिक आर्थिक लाभ देने की स्थिति में वही लोग हैं। अभी बीजेपी लाभ जी देने की स्थिति में नहीं है। तो जो लाभ देगा, जैसे अभी केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है जब चुनाव होता है। तो इस योजना के भी जो बिल्कुल लाभार्थी होंगे, वो लाभार्थी तो निश्चित रूप से अभी जिसने उनको लाभ दिया है, जो लाभ देगा उसके साथ जाएंगे। तो अभी बिहार में 2 साल की सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, जेडीयू आरजेडी का 2025 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। इन 2 वर्षों में जो लाभ देंगे ये लोग, जो एक सोशल प्राइड देंगे, अभी जो हुआ कि भाई हमारे लिए आरक्षण बढ़ाया, हमारे लिए सरकार ने काम किया, और उसके बाद जो आरक्षण बढ़े हुए आरक्षण के तहत ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, तो वो लाभार्थी निश्चित रूप से आरजेडी जेडीयू के साथ जाएंगे। तो राजनीतिक लाभ, जिस तरह से श्रेय पहले मिलेगा आरजेडी जेडीयू को, उसी तरह से राजनीतिक लाभ भी जेडीयू आरजेडी को ही मिलेगा सर्वाधिक। बीजेपी कोशिश करेगी, लेकिन लाभ जेडीयू आरजेडी को ही मिलना है इसका। ठीक है अजीत जी, जेडीयू और आरजेडी को ही लाभ मिलना है, लेकिन हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कई लोग यह कह रहे हैं कि बीजेपी अब देश में फंस गई। बिहार में मंजूरी मिल गई और बीजेपी देश में फंस गई, क्योंकि अब देश के जितने प्रदेश हैं वहां आरक्षण बढ़ाने की मांग की जाएगी। और अब तक बीजेपी का जो स्टैंड रहा है वह आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहा है। जब बिहार में मंजूरी मिल गई तो अब सवाल पूछा जाएगा, झारखंड में जनाब आपने किस आधार पर रिजेक्ट किया था? छत्तीसगढ़ में क्यों संचिका अटकाए बैठे हैं? और फिर पूरे देश में, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में जातिगत
गणना की मांग छगन भुजबल कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार ने कमिट कर दिया है और कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम कराएंगे ही। तो बिहार की मंजूरी जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेलने में लगी थी, अब जाति का कार्ड खेलना मजबूरी होती जा रही है बीजेपी, और नीतीश, लालू, तेजस्वी की चाल में बीजेपी फंसती हुई भी कहीं आपको दिखाई पड़ रही है। ज्ञानेश्वर जी, ये एक पंडोरा बॉक्स खुलना जिसको कहते हैं, वो हो गया, पंडोरा बॉक्स खुल गया है। आपने ठीक कहा कि जी। बीजेपी जाति गणना कराने के पक्ष में तो है, कह तो रही है कि हम इसके विरोधी नहीं हैं, या हम सबकी राय लेकर के ऐसा कराएंगे। ये बात अमित शाह ने खुद कही थी छत्तीसगढ़ में कि हम विरोधी नहीं है, लेकिन हम सबको जी। साथ लेके चलना चाहते हैं, सबकी सहमति से कराना चाहते हैं। लेकिन एक बात भी जी। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि हम, अगर आबादी बहुत बड़ी है, ज्यादा है, जितना अनुमान है उससे ज्यादा अगर पिछड़ी अति पिछड़ी आबादी आती है तो हम उसकी आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। ये बीजेपी एक बात भी नहीं कह रही है। सबको पता है कि 50% से ऊपर ओबीसी की आबादी है, ये बार बार राहुल गांधी कह भी रहे हैं। तो उस अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की जरूरत होगी। और ये, अगर ये आपने देखा होगा, ये जो बिल मंजूर हुआ है, राज्यपाल ने जिस पर दस्तखत किया है, दोनों दो विधेयक हैं, उन दोनों विधेयकों में बड़ी होशियारी से ये बात बताई गई है कि अगड़ी जो जातियां हैं उनकी संख्या कितनी कम है और उनको कितना ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। ये बात बहुत सरल तरीके से, बड़े बारीक तरीके से, बड़ी होशियारी से बताया गया है। 3 पॉइंट्स में वो लिखा गया है कि भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके 10% आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। फिर उसके आगे लिखा हुआ है कि हमारी जाति गणना जो सर्वे हुआ है उसमें मुसलमानों सहित सवर्णों की संख्या 15% के करीब है। और तीसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि आरक्षण के अनुपात में आबादी को देखते हैं तो इसमें 64.5% आबादी, 64% आबादी आती है। तो ये बताया गया कि आपकी आबादी 15% है, सिर्फ 15%, और आपको 10% आरक्षण मिला हुआ है। तो ये बीजेपी को घेरने का एक बड़ा दाव है कि अगर ओबीसी की आबादी 54% है, 63% है, अगर 50% पूरे देश में, 54% किसी और राज्य में, बिहार में 63% है, तो आप कैसे 27% आरक्षण से काम चलाइएगा? ये एक बड़ा सवाल उसमें लिखा हुआ है। उस बिल में यह है कि 15% आबादी वाले को 10% दिया है, तो 50% से ज्यादा आबादी वाले को आप 27% में कैसे काम चलाएंगे? आप उसका आरक्षण बढ़ाइए। ये अब असली बीजेपी को घेरने वाली, बीजेपी को फंसाने वाली जो बात है वो ये है। देखिए, बिहार में 19% आबादी है, 19.65% आबादी है एससी की, और बिहार सरकार ने उनके लिए 20% आरक्षण कर दिया। जितनी आबादी है उतना 20% कर दिया। 1% एसटी आबादी है अनुसूचित जनजाति की, और उसके लिए 2% आरक्षण कर दिया। और ये बता दें आपको कि 15% आबादी है सवर्णों की, उनके लिए भी 10% आरक्षण है। फिर इसके बाद वो अब शहीद होने के अंदाज में कह सकते हैं कि देखिए, हमारी आबादी तो 63% है, फिर भी हमने 43% ही आरक्षण लिया है। तो अब भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, वो देखे कि अगर पूरे देश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, जो एक मोटा मोटी अनुमान है कि 54% है या 53% है, उसको आपने उसकी आबादी के अनुपात में आधा आरक्षण है, 27% आरक्षण है। इस आरक्षण को आप बढ़ाइए। अब अगला जो मूवमेंट होगा, अगला जो दाव होगा, वो ये होगा कि आप इस आरक्षण को बढ़ाइए। और अब बीजेपी इसके दाव में फंसेगी, इसलिए फंसेगी क्योंकि उसको अब जाति गणना भी करानी होगी। अगर अमित शाह कह रहे हैं कि हम विरोध में नहीं हैं, तो विरोध में नहीं है तो फिर आप जाति गणना कराइए। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में बीजेपी कहती रही कि हम इसके पक्ष में हैं, तो उसको वो पक्ष में दिखी भी। गवर्नर के यहां से मंजूरी होकर के वो कानून लागू होने जा रहा है। अगर बीजेपी नहीं चाहती तो नहीं लागू होता। तो जब ये लागू होने जा रहा है और आप जाति गणना के विरोधी नहीं है, तो आप कराइए, जिसमें फिगर आएगा ओबीसी का 50% से ज्यादा, और तब आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि आप 27% आरक्षण को बढ़ाइए। इसी तरह से अनुसूचित जाति का भी मामला आएगा, जिसके लिए अभी जो आरक्षण है उसको बढ़ाने की मांग होगी। बिहार के तर्ज पर यह कहा जा सकता है ना कि हमने जितनी आबादी है उतना कर दिया, तो आप भी उतना करिए। तो ये चीजें, अब एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब बीजेपी को इसके ऊपर अपनी लाइन तय करनी होगी। हम लोग कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर डिले होता है तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी अभी स्टैंड नहीं तय कर पाई है। अगर मंजूरी हो गई तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपनी लाइन तय की होगी कि आगे वो किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये बीजेपी ने तय किया होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक बात होगी, सबसे पहली बात तो एक है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर होगी और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी।
कि ओबीसी आबादी का आप आरक्षण बढ़ाइए केंद्र सरकार की नौकरियों में। और हम्म, दूसरा स्टेट वाइज आंदोलन होगा, स्टेट वाइज ये सवाल रखे जाएंगे, और खासतौर से उन स्टेट्स में जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, जहां दोनों बीजेपी की बिल्कुल। सरकार है, वहां विपक्ष का एक आंदोलन चलेगा जाति गणना की मांग को लेकर के। अब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में ये शुरू होगा, जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां अपोजिशन की पार्टी जिसको शुरू करेंगी, जहां बीजेपी के जी। विरोधी पार्टियों की सरकार है वहां वो आनन फानन में विधानसभा से बिल पास करा करके और इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने झारखंड का जिक्र किया और छत्तीसगढ़ का, दोनों राज्यों में बिल तैयार है। झारखंड ने 77% किया हुआ है और छत्तीसगढ़ ने 76% किया हुआ है आरक्षण बढ़ा करके। तो अब उसको लागू करने की जी। बात आएगी, अब फिर वो उसको वापस भेजेंगे। अभी आपने हम लोगों ने देखा कैसे तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद गवर्नर ने बिल लौटाए, 12 में से 10 बिल लौटाए, और हम्म, शनिवार को, इसी शनिवार को स्पेशल सेशन बुला करके और तमिलनाडु की विधानसभा ने बिल वापस भेज दिया गवर्नर को। जब दूसरी बार बिल जाएगा तब आपको जी। मंजूरी देनी होगी उसकी। तो ये दोनों चीजें झारखंड में हो हम्म, सकती हैं कि भाई आप बिल, झारखंड का तो बिल रिजेक्टेड है, वो वापस दोबारा से पास करके और भेज सकते हैं कि भाई आप इसको लागू करिए। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो इस बात के लिए प्रेशर बना सकती है कि या तो आप बिल लौटाइए, नहीं तो आप बिल पास करिए। गवर्नर को एक ये अधिकार होता है उसकी, चूंकि संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिखी गई है कि वो कितने समय तक बिल लटका के रख सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में बिल, जी। कई बिल तो 3 साल से लटके हुए थे, पिछले गवर्नर के समय से लटके हुए थे। इसकी कोई समय सीमा नहीं लिखी गई है। तो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी सख्त टिप्पणी की कि भाई कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन ये दिखना तो चाहिए कि संविधान अपना काम कर रहा है, संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। सही। तो ये सवाल उठेगा कि जी। अगर लंबित है तो अब कितने समय तक आप लंबित रखिएगा। अब क्या है कि आंखें खुल गई एक बड़े तबके की, जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। बिहार ने अब उसकी और आंखें खोल दी। आंखें तो पहले खुली हुई थी, जो मंडल के समय से जो राजनीति चल रही थी, लेकिन उसको एक नए डायरेक्शन में देखने के लिए प्रेरित कर दिया बिहार ने। एक दिशा दिखा दी उसको कि हाँ, ये संभव है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ा दिया जाए। तो अब बीजेपी के लिए ठीक धर्म है। संकट की स्थिति है ये। ठीक है अजीत जी, धर्म संकट की स्थिति आपने कहा आंखें खोल दी। देखिए, बीजेपी अब तक यह कोशिश कर रही थी कि देश में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। लेकिन बिहार ने दिशा दिखा दी और जातियों को जागृत कर दिया, यह बता दिया कौन जाति अमीर है, कौन जाति गरीब है, कौन जाति विकसित हो चुका है या विकसित होने की राह पर है, और कौन जाति अभी भी बहुत पीछे है। तो हिंदुत्व का कार्ड कोई जात नहीं, चाहे वो भूमियार हो, चाहे चमार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे राजपूत हो, जादव हो या पासवान हो, सभी को इकट्ठा कर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति चल रही थी, अब जातियों की आंखें खुल गई। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बवाला होगा और सभी प्रदेशों में, क्योंकि जो जातियां पिछड़ी हैं उन्हें लग रहा है। अब देखिए, झारखंड की हम लोग बात कर रहे थे, झारखंड में ओबीसी जाति का आरक्षण बढ़ाया गया था, ऐसा नहीं कि एससी एसटी का बढ़ाया गया था। तो अब तो बीजेपी को हर स्टेट में जवाब देना होगा कि आप पिछड़ी जातियों का आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं। भूलिए हिंदुत्व को, पहले हमें हमारा हक दीजिए। यह तो विचित्र स्थिति पैदा हो गई, एक तरफ राम मंदिर का जश्न मनेगा और दूसरे तरफ कमंडल 2 की लड़ाई पूरे देश में दिखाई पड़ने लगेगी। मंडल 2 की ठीक लड़ाई। बात है। अब इसमें जो दो बातें आपने जी। कही, जो दो बातें हैं, जो बीजेपी ने दो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि सिर्फ दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब की। जी। हम दूसरी हम्म। जाति, अगली पिछड़ी जाति नहीं मानते। तो अब उसको भी बिहार हम्म। में अगर देखिएगा तो दोनों में बराबर गरीबी है, समान रूप से थोड़ा बहुत अंतर है, जी। थोड़ा ही बहुत अंतर है। मान लीजिए हम्म। 27, 27.5% जी। भूमिहार परिवार हैं जो 6,000 से कम में है, और जो ओवरऑल हम्म। 34% का आंकड़ा है स्टेट का 6,000 से मंथली कम आय वाले परिवारों की। तो ज्यादा फर्क नहीं है। जी। तो अब ये तो कहने का मौका हम्म। होगा ना, ये जो मंडल की राजनीति करने वाली, जो आरक्षण की और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको कहने के लिए तो ये होगा कि जो अगड़ी आबादी है उसको तो आपने 10% आरक्षण दिया ही हुआ है ना। गरीब उसमें भी जी। गरीब है, लेकिन आबादी के अनुपात में तो बहुत आरक्षण हम्म। दिया हुआ है, जो इस बिल में साफ साफ हम्म। इंडिकेट किया गया है। तो उसी अनुपात में आप ओबीसी जी। को भी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा सवाल होगा ना कि जिस अनुपात में आपने, किस अनुपात में, किस सर्वे के आधार पर भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। पूरे देश में सवर्ण आबादी इससे ज्यादा नहीं है, 15% हो, 17% हो, 18% हो, इससे ज्यादा नहीं है। तो 10% आरक्षण तो भी। जी। तो
हम्म, उसको आधार बना करके बीजेपी से ये सवाल पूछा जाएगा हर राज्य में। बिहार में अगर नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पूछेंगे यही सवाल उनसे। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत पूछेंगे, अभी जो भूपेश बघेल हैं पूछेंगे, जो भी होगा, राहुल गांधी पूछ रहे हैं यही सवाल, एम के स्टालिन पूछेंगे। ये सवाल हर जगह पूछा जाएगा। यही अरविंद केजरीवाल भी हो सकता है पूछे आगे चल के। अभी तो वो नहीं पूछ रहे हैं, अभी तो वो चुप बैठे हुए हैं, चूंकि उनकी राजनीति जरा दूसरी होती है। लेकिन अल्टीमेटली जब जी पॉलिटिक्स इसी पर आ जाएगी, सारी राजनीति का जब डायरेक्शन हो जाएगा, कि एजेंडा जब सेट हो जाएगा कि हाँ, कास्ट का सर्वे और आरक्षण बढ़ाने की सीमा, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा, जब यही दो मुद्दे रह जाएंगे, तो सब आदमी को बोलना होगा। तो पहला तो ये कि अमीर गरीब का नैरेटिव अब नहीं चलेगा, क्योंकि अमीर है, अमीर में भी अगड़ी पिछड़ी जातियां भी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, और उसमें आपने अगड़ी जाति को भी आरक्षण दिया हुआ है। तो ये अमीर गरीब का तो जी नैरेटिव बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व के नैरेटिव में बीजेपी को अभी भी जान दिख रहा होगा। बीजेपी के लिए, चूंकि वो हमेशा से एक बड़ा ट्रम्प कार्ड रहा है, तुरुप का पत्ता रहा है, और उस पर राजनीति होती रही है। अभी भी आप 5 राज्यों में के चुनाव प्रचार को अगर देख रहा हो कोई भी आदमी बिहार में, अगर, चूंकि बिहार में बड़े जागरूक लोग हैं, की जी राजनीति पर नजर रखते हैं, तो उनको दिख रहा हम्म, होगा कि क्या क्या मुद्दे आए हैं। अभी कल मैं राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन को मिटाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो सनातन को हम्म, मिटाने की बात हो गई। तेलंगाना में कल ही कहा, परसों भी कहा, अमित शाह ने कहा कि हम, वो घोषणा पत्र लागू करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम समान नागरिक कानून लागू करेंगे। यूसीसी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हम उसको लागू करेंगे। दो बात हुई। जी आप वहां छत्तीसगढ़ में प्रचार करने आए थे हिमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने, एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं अकबर, मोहम्मद अकबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के, उनके क्षेत्र में जाकर के कहा कि ये क्षेत्र पवित्र हो रहा है, माता कौशल्या की धरती को पवित्र करने के लिए आप काम करिए। कन्हैया लाल जो की जो हत्या हुई थी वहां राजस्थान में, बीजेपी उस गई राजस्थान है, में उस बड़े नेता भी उसका जिक्र कर रहे हैं उस मुद्दे का। राम मंदिर के तारीखों की घोषणा और प्रधानमंत्री को निमंत्रण, ये सब इस चुनाव के बीच में हुआ। तो ये सब हिंदुत्व का जो है, जी अलग अलग तरीके से ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इसी नवंबर के अंत में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्पेशल सेशन बुला करके और समान नागरिक संहिता का कानून पास कराया जा सकता है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी हम्म, उस पर अपनी रिपोर्ट देने वाली है। तो हिंदुत्व के कई मुद्दे हैं, जी कई कार्ड्स हैं बीजेपी के, जो वो प्ले कर रही है इन 5 राज्यों के चुनाव में। तो ये आगे और बड़े हम्म, पैमाने पर होगा। 14 जनवरी से, मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे, तो शुरू होगा जो राम मंदिर का कार्यक्रम, अभियान। उसके सामने किस तरह से प्ले किया जाता है जाति के कार्ड को, जब एक तरफ पूरा देश राममय होगा, अयोध्यामय होगा, जब आरएसएस कह रही है कि आप जहां हैं वहीं अयोध्या सजाइए, आप जिस गांव में हैं, जिस कस्बे में हैं, उसी को अयोध्या बनाइए। जब ये अभियान पूरे देश में चलेगा, और उस समय दूसरी तरफ ये आंदोलन चल रहा होगा कि आरक्षण बढ़ाइए, जाति गणना कराइए और आरक्षण की व्यवस्था करिए। तो ये बीजेपी के लिए, बार बार जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत दुविधा और धर्म संकट की स्थिति होगी। जब हम्म, उसको लगेगा कि ये अभी जो कार्ड है, ये चूंकि उसमें निजी लाभ की बात आ जाती है। धर्म तो सब मानते हैं, और भगवान राम की पूजा भी सब करते हैं, हम्म, सबके घरों में, हर हिंदू के घर में मूर्तियां लगी होती है, लाल कपड़े में रख लपेट करके पोथियां रखी रहती है, रामचरितमानस भी रखा होता है, हनुमान जी और राम जी की, जी किसी को कोई बैर, किसी को दिक्कत भी नहीं है। तो वो तो लगेगा कि हाँ, बन गया हम्म, और हम पूजा करते ही हैं। लेकिन ये अगर हो जाए कि जाति गणना हो जाए और हमारे आरक्षण की सीमा बढ़ जाए, तो हमारे बच्चों को मौका मिल जाएगा, उसको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, हमको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो नौजवानों के मन में ये आएगा कि हमको सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसके गार्जियन है, उनको लगेगा कि हमारे बच्चे का भविष्य संवर जाएगा। तो ये निजी लाभ की बात हो जाएगी। ये एक तो ये जी गौरव, जातीय गर्व, जातीय जो कास्ट प्राइड की बात होगी वो हो जाएगी, अस्मिता की बात हो जाएगी, और दूसरी निजी लाभ की बात हो जाएगी। तो हिंदुत्व की व्यापक अवधारणा जो राम कण कण में व्याप्त है, उसके मुकाबले निजी लाभ की बात है। तो इसका जवाब बीजेपी को देना होगा, सिर्फ नारे से या हिंदुत्व के बड़े व्यापक मुद्दे से नहीं जवाब दिया जा सकता है इसका। जब निजी लाभ की बात आए, ठीक है आपने देखा है, आपने देखा किस जी तरह से हिंदुत्व की तमाम बातों के बावजूद दिल्ली में जब निजी लाभ की बात आई, फ्री बिजली और पानी की बात आई, और अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ाई और अच्छे सरकारी अस्पताल में इलाज की बात आई, तो लोगों ने दूसरी बार चुना उसी प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को। और जो लोग जो जी लोकसभा में नरेंद्र मोदी को जिता देते हैं। तो अब ये जो हम्म, बात आएगी कि लोगों के ये निजी लाभ का मामला है, और अगर जो बिहार सरकार ने कर दिया कि जो अभी नौकरी का वो निकला हुआ है, सरकारी शिक्षकों की बहाली का जो मामला है, 120, 1,20,000, 1,25,000 जो बहाली होनी है, अगर इसी में
इसी में जी 65% आरक्षण लागू कर देती है। तो इसका जो मैसेज जाएगा पूरे देश में, उसको काउंटर करना हिंदुत्व के नारे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर, वो मुश्किल होगा उसको काउंटर करना। उसको काउंटर नहीं किया जा सकता है। फिर बीजेपी को अल्टीमेटली इस राजनीति में उतरना होगा, आकर के वही खेलना जी होगा जिस कार्ड में जिस राजनीति में उनको घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है। हमने पहले भी कहा है कि इसके पहले बीजेपी एजेंडा सेट करती थी। जी इस बार बीजेपी के सामने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि उसको जेडीयू आरजेडी, नीतीश कुमार, तेजस्वी और लालू यादव के एजेंडे पर रिस्पॉन्ड करना होगा, क्योंकि उस एजेंडे के पीछे भी अब बड़ी ताकतें हैं। कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है शरद पवार की, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है। ये तमाम पार्टियां हैं उस एजेंडे के पीछे, जिसमें कुछ लोग भाजपा के जी प्रति सहानुभूति रखने वाली, हमदर्दी रखने वाली पार्टियां भी हैं। तो अब उस राजनीति में उतरना होगा बीजेपी को। और हमको लगता है कि वो ऐसा हो सकता है कि अगर इसकी काट हिंदुत्व से न दिखे तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले अनाउंस कर दे कि हम जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की गिनती कराएंगे। ये घोषणा बीजेपी कर सकती है। ठीक है, तो जातियों की गिनती की घोषणा कर सकती है, लेकिन आपने कहा कि लालू, तेजस्वी और नीतीश ने घसीट लिया है बीजेपी को अपने जाल में। देखिए, मैं एक सवाल का जवाब, अब यह पूछा जाएगा कि जब बिहार के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, ओबीसी की आबादी अधिक बढ़ी हुई दिखाई पड़ गई है, तो केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण कब दे रही है भाजपा, कब दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि बात अब दिल्ली तक पहुंचेगी। बिहार से शुरू हुई बात, नीतीश कुमार ने तो कही दिया है कि तत्काल प्रभाव से लागू, और आप ऐसा कह रहे हैं, संभव है कि जो आवेदन निकले हैं उनमें ही सरकार आरक्षण के इस नए नियम को लागू कर दे। तो इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास अभी क्या होगा कि केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण आप कब बढ़ा रहे हैं? ओबीसी का हिस्सा अधिक और हिस्सा ले रहे हैं दूसरे कोई। ये करना, चूंकि अब आप देखिए कि जो नौकरियां बिहार में बहुत नहीं निकल सकती हैं। आपने भी पहले कहा है, एक दिन हम चर्चा जी कर रहे थे कि यहाँ दो ही नौकरी होती है, पुलिस में या शिक्षक में। यही दो बहाली होती है। और बिल्कुल। शिक्षक की एक लॉट जी बहाली आप कर चुके, 1,20,000 जो नौकरियां देनी थी आप एक लॉट दे चुके। और हम्म, अभी दूसरी वैकेंसी निकल गई है, अभी ही देना होगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं निकलेंगी इसके बाद। अगर इसमें दे देते हैं और 65% हिस्सा मिल जाता है अत्यंत पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों को और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, तो उसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। उससे जो उम्मीदें बंधेंगी, जो इन जातियों के भीतर, इन समाजों के भीतर जो हौसला आएगा, जो आशा पैदा होगी, उसका जवाब कुछ नहीं हो सकता है। उसका जवाब हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं होगा, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। उसका जवाब वही जी होगा जो ये है, मतलब उसका जवाब उससे ज्यादा नौकरी देना होगा। अगर इन लोग, ये बिल्कुल। बिहार सरकार पिछड़ी जातियों को ज्यादा नौकरी देती है उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ा करके, तो बीजेपी को भी ज्यादा नौकरी देकर के ही जवाब देना होगा। बीजेपी को भी इस दिशा में कोई ना कोई पहल करनी होगी कि जिससे ये लगे कि वो भी आरक्षण, आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के पक्ष में है या बढ़ाने जा रही है। इस तरह के बयान देने जी होंगे, इस तरह का कोई काम भी करना होगा। अभी अब ये संभव नहीं है तुरंत कि भारत सरकार नहीं बढ़ा सकती है। ये बात अब नीतीश कुमार और लालू यादव, हम्म, तेजस्वी यादव को पता होगा कि अब संसद का जी जो आखिरी पूर्ण सत्र है उसकी घोषणा हो चुकी है 4 तारीख को, 4 दिसंबर से वो आखिरी पूर्ण सत्र होगा। जी अगले साल जो फरवरी में बजट सत्र होगा, जनवरी फरवरी में, उसमें लेखानुदान पेश किया जाएगा। वो पूर्ण सत्र नहीं होगा, वो लेखानुदान पेश करेगी सरकार और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो अब केंद्र सरकार के पास ये जी अवसर नहीं है कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दे। केंद्र सरकार अगर हम्म, अगर मौका होता तो हो सकता है केंद्र सरकार सोचती, लेकिन अब चूंकि जनगणना भी नहीं हुई है, जनगणना कहा हुआ है अमित शाह ने कि लोकसभा चुनाव के बाद होगी जनगणना। तो जब जनगणना होगी, अगर जी उसमें बीजेपी अनाउंस करती है कि जातियां गिनी जाएंगी, तो उस आंकड़े के आधार पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला बीजेपी कर सकती है। तो अभी बीजेपी केंद्रीय नौकरियों में सिर्फ इतना कर सकती है कि वो अनाउंस कर दे, वो घोषणा कर दे कि हम जी चुनाव में अनाउंस जो करें। जाति गणना कराएंगे, जो जनगणना कराएंगे, जो 10 साल पर होने वाली जी जनगणना है वो जब कराएंगे, तो उसमें जातियों की गिनती होगी, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता किया जाएगा और उसके आधार पर हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। बीजेपी अभी सिर्फ इतना कर सकती है राष्ट्रीय स्तर पर। केंद्र सरकार की नौकरियों में अभी आरक्षण नहीं बढ़ा सकती है वो, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है, उसके पास क्वांटिफाइबल डाटा नहीं है, उसके पास कोई अब जनगणना कराने का समय नहीं है, कोई बिल ला करके पास कराने के, जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक वो बिल पास नहीं करा सकती है सरकार। तो ये चीजें तो अब खत्म होगी। वो केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण नहीं बढ़ा सकती है भारत सरकार।
अब जी जोर जबरदस्ती बढ़ाने की अलग बात है, लेकिन वो करेगी नहीं, क्योंकि उसको भी अभी जवाब देना होगा अपने समर्थक वर्ग में भी और फिर कोर्ट में भी। तो वो नहीं होगा। ये संभव है कि किसी राज्य में बीजेपी इसको शुरू करे, किसी राज्य में अभी जो जी चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, उसमें कहीं उसकी सरकार बन जाए तो वहां करे, या महाराष्ट्र उसके लिए आदर्श राज्य है वहां अगर, लेकिन अब मराठा आरक्षण का एक टेंगल है, वो फंसा हुआ है उसका पेच। नहीं तो ऐसे किसी राज्य में जहां उसकी सरकार है, वो इस बात की पहल कर सकती है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कोशिश की जाए। कोई कमेटी वहां, महाराष्ट्र का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि वहां एक कमेटी बना करके राज्य सरकार ने डाटा जुटाया हुआ है। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि जी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उस आंकड़े के आधार पर, उस हम्म, रिपोर्ट के आधार पर वहां ये प्रयोग हो सकता है। वहां से बीजेपी पूरे देश में एक मैसेज बनवाने की कोशिश कर सकती है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, और हमारी सरकार आएगी तो हम केंद्र की नौकरियों में भी आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। ये दो तरह से मैसेज हो सकता है। पहला जो हमने कहा कि अभी ये अनाउंस हो जाए जी कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना में जातियां गिनी जाएंगी और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ेगा। और दूसरा, किसी स्टेट गवर्नमेंट से बीजेपी अपनी सरकार से, किसी सरकार से इस बात को लागू करवाए, आरक्षण की सीमा बढ़ा दे। ओबीसी को आरक्षण है जी महाराष्ट्र में, उसका आरक्षण न काटे और मराठा आरक्षण 10% दे करके वहां भी आरक्षण की सीमा को 70% पहुंचा दे। अगर ये मैसेज बीजेपी बनवा देती है तो लोकसभा चुनाव के लिए कुछ काउंटर होगा। बिहार में तो काउंटर करने की अब गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन पूरे देश जी ये माहौल तो बिहार से शुरू हुआ, तो बिहार तक थोड़ा सीमित रहना है। अब जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी हम्म, जब इस राजनीति में आ ही गई है और वो जाति गणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने, और जितनी आबादी उतना हक, उनका नारा है राहुल गांधी का, जितनी आबादी उतना हक, जब वो हर जगह कह रहे हैं तो वो तो करेंगे, उसका जवाब तो बीजेपी को देना होगा। तो वो इस तरह से दे सकते हैं, जी या तो अनाउंसमेंट करें या किसी स्टेट गवर्नमेंट से लागू करवा के दिखाएं कि हम भी लागू कर रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे। और उस बीच में जो 2-3 बात में तो ठीक है हर बार हम दोहराते हैं, एक बार फिर कह दें दर्शकों को, जी ध्यान होगा ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अत्यंत पिछड़ी जाति से है। तो वो इसका एक मैसेज बनवा जी सकते हैं, इसके जरिए एक मैसेज बनवा सकते हैं। दूसरा, जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करके और वर्गीकरण करके, उसमें कैटेगराइजेशन करके, उसमें कुछ इस बात को इस तरह से तोड़ सकते हैं कि बीजेपी भी उसका लाभ ले सके। ये कुछ रास्ते हैं जो बीजेपी आजमाएगी। लेकिन एक और जानकारी आ रही है अजीत जी कि जैसे ही राज्यपाल से मंजूरी मिली है आरक्षण बढ़ाने के बिल को, यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था का नाम याद होगा, बहुत विवाद भी हुआ कि जातिगत गणना कराने के खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंची थी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। अब वह फिर से इस मंजूरी के खिलाफ कोर्ट में पहुंचने की तैयारी कर रही। देखिए, आरजेडी और जेडीयू के लोगों का आरोप रहा है कि ये जो यूथ फॉर इक्वलिटी है, इसके भीतर आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। तो ये कोर्ट में दस्तक दे रहे हैं। अब ये यूथ फॉर इक्वलिटी दे या कोई और संस्था दे, तो इसे क्या वहां कोर्ट में लटकाया जा सकता है जो मंजूरी मिल गया बिल? देखिए, ये हम लोग कितना प्रेडिक्टेबल है, पॉलिटिक्स कितनी प्रेडिक्टेबल है, कितनी पहले कोई भी आदमी भविष्यवाणी कर जी सकता है। हम लोग कल भी चर्चा किए हैं, पहले भी चर्चा किए हैं कि अगर गवर्नर के यहाँ से मंजूरी होगी तो इसको कोर्ट में लटकाने की कोशिश होगी। जी आपने ठीक कहा कि यूथ फॉर जी इक्वलिटी जाए या कोई, यहाँ दुनिया भर के वकील पीआईएल करने और वाले घूम संसद रहे होते हैं, कई संस्थाएं हैं जो पीआईएल कर दे, एक से ज्यादा लोग भी कर सकते हैं जी कि इससे जो समानता का सिद्धांत है उसका उल्लंघन हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का अपना इंदिरा साहनी केस का जजमेंट है उसका उल्लंघन हो रहा है, सीमा टूट रही है इसकी, तो जी सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे, इसको सब जुडिस बना दिया जाए मामले को, ताकि बिहार सरकार इसको इंप्लीमेंट न कर सके। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी आज पीआईएल दाखिल करेगा तो कल उस पर सुनवाई हो जाएगी। देखिए, अभी अब दिसंबर का महीना, आधा महीना, 15 तारीख तक, 17 तारीख तक सुनवाई हो, कोर्ट चलेगी, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, विंटर वेकेशन हो जाएंगे, और फिर विंटर वेकेशन के बाद सुनवाई होगी, फिर उस पर एक नोटिस जारी होगा, सबसे जवाब मांगा जाएगा। तो ये प्रोसेस हो सकता है कि ये कोर्ट में लंबित हो जाए, लंबा खींच जाए कोर्ट में। तो इस तरह से इसको लटकाने जी की कोशिश होगी। इस पर देखना होगा कि अब जैसे कोई भी आदमी कोर्ट जाएगा, उसके पहले बिहार सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए और कैविएट दायर करना चाहिए कि कोई एक्स पार्टी ऑर्डर ना हो या कुछ भी इस तरह का ना हो, हमारा पक्ष भी सुना जाए। ये तो जाएगी ही कोर्ट में सरकार, जी और वो बिल्कुल कोर्ट में सारी सुनवाई होगी। जी अब ये मामला सब जुडिस होगा, निश्चित रूप से इंप्लीमेंट होने के पहले इसको कोर्ट में लटकाने की कोशिश होगी। वहां फिर बीजेपी का स्टैंड देखना होगा कि अगर अटॉर्नी जनरल, अगर केंद्र सरकार को नोटिस जारी होता है तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल क्या स्टैंड लेते हैं वहां कोर्ट में इस मामले पर। जी। तो असली देखिए बीजेपी की क्या राय है, बीजेपी का मंतव्य क्या है, जब कोर्ट में लड़ाई शुरू होगी तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं, यह देखने की बात होगी। लेकिन आज राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही
नीतीश, लालू और तेजस्वी ने बीजेपी को घसीट लिया है राजनीति के अखाड़े में। यह बात तो तय दिख रही है। पूरे देश में बाबेला होगा, आंदोलन होगा, कई राज्यों में आरक्षण की सीमाएं बढ़ेंगी और फिर दिल्ली में केंद्र की नौकरियों में आरक्षण बढ़ाओ। तो आगे क्या, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे अजीत द्विवेदी जी के साथ। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।